मैंने सुना था कि आप एक सामान्य नौकरी कर रहे थे, फिर आपने एक एंटरप्रेन्योर बनने का चुना। नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है आप नौकरी करो, लेकिन नौकरी की मानसिकता से नौकरी नहीं करो। अगर अजय अजमेरा टेक्सटाइल में नहीं होते तो दूसरे 3 बिजनेस कौन से चुनते? उसकी रग नहीं होती है क्या? होती है ना, उस पे कहीं हाथ रख दिया है कि अजय अजमेरा टेक्सटाइल में नहीं होता तो कहाँ होता। तो 100% मुंबई कहीं ना कहीं किसी फिल्म में। कस्टमर फीडबैक कैसे देखते हो, और मतलब ऐसा मेजर कोई काम जो इम्प्रूव किया? सर, कस्टमर फीडबैक तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कोई भी आदमी पेट से सीख के नहीं आता है किसी भी बिजनेस को सर, उसका कस्टमर उसको सब चीज सिखाता है सर। Welcome again to the Unfiltered Voice. Today's guest is not just a businessman. He is a transforming force behind Surat retail, textile business and entrepreneurs. From building a brand to empower thousands of entrepreneurs, he just not a fabric, but he turn fabric into the fortunate, and they turn vision into value. You may have seen in the reels, or I can say may you heard his voice, and you also start a business by inspirational word from him. Ladies and gentlemen, today with us we have founder and CEO of Ajmera Empire, Mr. Ajay Ajmera. So let's begin, and today we practical and real insight of textile we see with the Ajay Ajmera. So let's begin. Stay tuned and stay here. नमस्कार अजय जी, कैसे हो? नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत अच्छा हूँ। From seeing from mobile screen to personal interaction with you, like it's feeling blessed. आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ही देखते थे, लेकिन आज सर मेरे लिए बड़ी बात है सर। नहीं, आपने पॉडकास्ट के लिए मुझे चुना है, ये मेरे लिए बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच। तो डायरेक्ट ही हम क्वेश्चन पे आते हैं अजय जी। जी। आपकी पर्सनल जर्नी हम सब जानते हैं, तो एक मुझे बेसिक सा क्वेश्चन था कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और आपने बिजनेस बनाया गुजरात में। तो एक बोलते हैं ना कि पहले से ही कल्चर रहा है कि गुजराती और राजस्थानी दोनों साथ में धंधा करते हैं, तो उसकी लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हो। हाँ। तो उस लेगेसी में आपका ये क्वेश्चन था कि राजस्थान के जो रूट्स मिले हैं वो आपने गुजरात में कैसे मतलब उसको और व्यापक किया, और कैसे मतलब आपको हेल्प मिली? सर गुजरात में हेल्प तो इतनी है कि पूछो ही मत बात। आप किसी गुजराती से एड्रेस पूछोगे तो वो मोटरसाइकिल पे बैठ के साथ में चला जाएगा और आपको एड्रेस बता के आएगा। हाँ। ये तो सारी दुनिया जानती है कि गुजराती लोग कितने हेल्पफुल होते हैं। मैं 1992 में आया था यहाँ पे, सिक्कर राजस्थान से, और राजस्थान के लोगों को, मारवाड़ी लोगों को खासकर आप जानते हैं कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। राजस्थानी लोग जिस तरीके से अपने आप को किसी भी स्टेट में या कहीं भी जाकर के वहां पे अपने रूट्स जमा लेते हैं, कर लेते हैं, ऐसे ही गुजराती हैं। गुजराती इंडिया में भले ही वो गुजरात में है, लेकिन अगर अदर कंट्री की बात करें तो गुजराती हर कंट्री में आपको मिल जाएगा। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो है मारवाड़ी और गुजराती का, ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है सर। कर्म भूमि राजस्थान मेरी, और जो अपनी क्या बोलते हैं, सॉरी, जन्म भूमि राजस्थान और कर्म भूमि गुजरात, दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन, और उस बेहतरीन कॉम्बिनेशन का एक नतीजा आपके सामने। अजय जी, मैंने सुना था कि आप एक सामान्य नौकरी कर रहे थे, फिर आपने एक एंटरप्रेन्योर बनने का चुना और आप एक बिजनेस में आए जी। वो स्पार्क कैसे हुआ? आज मतलब हम जैसे कि आना चाहते हैं तो डरते हैं, थोड़ा डर है कि हम 50,000 की नौकरी है छोड़ देंगे तो फिर कमाएंगे 10-20 हजार, तो फिर हमारा घर चलेगा, आगे बिजनेस होगा भी नहीं, कैसे होगा? तो मतलब एक डर सा रहता है यंग जो लोग है उसमें। तो आप क्या कहना चाहेंगे? डर स्वाभाविक है सर, और डर रहना भी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन इस वो माउंटेन ड्यू का एड आता है ना, अपने ऋतिक रोशन साहब बोलते हैं डर के आगे सब लोग जानते हैं कि डर के आगे जीत है। डर के बैठे रह जाना बुरी बात है सर। मैं 1992 में जब यहाँ आया तो मैंने कुछ दिन दलाली करी सर। जो ग्रे कापड़ आता है अपना कच्चा माल, वो मैंने यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को दिलवाया, उसमें आधा टका दलाली मिलती थी। उसके बाद मैंने एक लीडिंग कंपनी के अंदर जॉब करी, टेक्सटाइल से ही लिंक थी वो भी कंपनी। मैंने टेक्सटाइल का फिर वहां पे 19 साल तक
एक ही जगह पे जॉब किया 19 साल 19 साल पूरा सूरत में। सूरत में। टेक्सटाइल Impressive. मार्केट की ही ये कंपनी थी। लेकिन मैंने कभी भी जॉब जो किया सर, जॉब की मानसिकता से नहीं किया, नौकरी की मानसिकता से नौकरी नहीं करी। ये मैं आज यूथ को भी बताना चाहता हूं कि नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है आप नौकरी करो, लेकिन नौकरी की मानसिकता से नौकरी नहीं करो। नौकरी की मानसिकता खराब होती है। वहां की इस तरीके से आप काम करो कि वहां के मालिक हो आप, वहां के एक पैसे के नुकसान में भी आपको अपना नुकसान दिखाई देना चाहिए। तो मैंने वहां पे भी यही काम किया, जैसे पूरा टेक्सटाइल मार्केट करता है उसी तरीके से हम लोग भी काम करते थे जहां मैं जॉब करता था। लेकिन सूरत का एक कल्चर है, आपको पता है कि यहाँ से बल्क डीलिंग होती है। हाँ। सिर्फ डीलर और होलसेलर को ही कपड़ा दिया जाता है। एक रिटेलर, एक छोटा आदमी कुछ सपने लेके जब यहाँ आता है तो उसको या तो मना कर दिया जाता है या उसके लिए फिर रेट अलग रखी जाती है, उसके लिए रेट बढ़ा दी जाती है। ऐसा सूरत का कल्चर है। हमारी कंपनी में भी यही एक सिस्टम था। कोई अगर कपड़ा लेने के लिए कोई छोटा रिटेलर आता है तो उसको मना कर दिया जाता था कि एक एक सेट करके कपड़ा आप लोगे, तो मना कर दिया जाता। मुझे थोड़ा वो एक खलता था मन के अंदर कि यार इतने लोग, हम भी एक सपना लेके यहाँ पे आए थे, उन सपनों को पूरा किया। मैं 1200 रुपए से मैंने जॉब स्टार्ट करी थी सर, और जब मैंने छोड़ा तो 2 लाख रुपए पर मंथ मेरी जॉब थी। अब आप सोचेंगे कि भाई 2011 में, राइट? 2011 में 2 लाख आज भी लोगों का ड्रीम है सर। तो वो 2 लाख रुपए छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सबसे पहले तो आपके घर वाले ही आपको टोकने आ जाते हैं। हाँ। इतना बढ़िया जमाया जॉब है, क्यों छोड़ने की जरूरत है, क्या तू वो कर रहा है। रिलेशन वाले आपके सब ये चीज को करते हैं। लेकिन मैंने जो वो एक महसूस किया था कि मैंने अपने सपनों को पूरा किया यहाँ आके गुजरात की इस पावन धरा पे। तो जो ये लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं, छोटे रिटेलर, कम पूंजी में अपना व्यापार या तो करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कोई रिटेलर है अपने ही एरिया में किसी होलसेलर से कपड़ा खरीदते हैं, लेकिन ये उम्मीद में आते हैं कि सूरत में हमें सस्ता कपड़ा मिलेगा, सही रेट में कपड़ा मिलेगा, तो उनकी उम्मीद को क्यों तोड़ दिया जाता है यार। तब मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं एक ऐसा ब्रांड तैयार करूंगा, मैं एक ऐसा मैन्युफैक्चरर बनूंगा कि जहां पे एक रिटेलर चाहे कोई आ जाए या चाहे होलसेलर आ जाए या चाहे डीलर आ जाए, मैं एक ही प्राइस के अंदर उसको कपड़ा दूंगा। अगर उसको बिजनेस करने के लिए खरीदना है कपड़ा, अपने सपने पूरे करने हैं उसको सूरत से जुड़कर, गुजरात से जुड़कर, तो मैं उसकी पूरी तरीके से उसको सपोर्ट करूंगा, सेम प्राइस के अंदर कपड़ा दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यही सोच के मैंने 2011 में अपना फैशन शुरुआत करी थी। खूब मतलब इम्प्रेसिव है। अजय जी, आपको मैं बीच में ये पूछना चाहता हूँ कि आप अभी बोले कि अजय अजमेरा एक मैन्युफैक्चरर, काफ़ी मतलब कस्टमर का भी और सूरत के वासियों का भी मतलब डाउट रहता है कि अजय अजमेरा है वो होलसेलर के पास से लेता है, फिर वो अपने कस्टमर यानी कि रिटेलर जो भी है उसको देता है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो मतलब थोड़ा स्पेसिफाई कर। देखिए, सूरत के अंदर मैन्युफैक्चरर ऐसे तो कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं अपने व्यूअर्स को भी, सबको जो भी देख रहे हैं, सूरत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। अब अजय अजमेरा अगर चाहे या कोई भी सूरत का एक ब्रांड, जैसे अजमेरा एक ब्रांड है ना सर, वैसे यहाँ 50,000 ब्रांड है, आप तो जानते होंगे। 50,000 दुकानें हैं यहाँ पे सूरत वाले मैन्युफैक्चरर्स की। कोई भी अगर ये चाहे कि मैं सब काम इन हाउस एक छत के नीचे कर लूं तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ क्या अलग अलग इंडस्ट्रीज बनी हुई है। पीओवाई से, चिप्स से पीओवाई बनता है, वो अलग इंडस्ट्री है पूरी की पूरी। पीओवाई से यान बनता है, वो पूरी इंडस्ट्री अलग है। यान से ग्रे बनता है, वो पूरी इंडस्ट्री अलग है। ग्रे जब हम लोग खरीदते हैं और एम्ब्रॉयडरी वीविंग करवाने के लिए भेजते हैं, वीविंग नहीं सॉरी, ये प्रिंटिंग करवाने के लिए भेजते हैं, तो पूरी प्रिंटिंग हाउस पूरे अलग हैं। डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स, वहाँ हमें जॉब पे करवाना पड़ता है। वहाँ से जॉब होके हमारा तैयार होके कपड़ा आता है, तो फिर हम उसको भेजते हैं वैल्यू एडिशन करने के लिए, चाहे सिरोस्की हो, चाहे डायमंड हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे बॉर्डर वगैरह लगाना हो।
वो अलग होता है। तो कोई भी चाहे कि मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर लूं तो एक लिमिटेशंस तक वो कर सकता है। जैसे मेरी मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरी लिमिटेशंस है एक खाली डिजिटल प्रिंट। डिजिटल प्रिंट की मेरे पास मशीनें हैं खुद की, लेकिन डिजिटल प्रिंट पे सिर्फ डिजिटल किया जा सकता है। यहाँ तो हर स्टेट को अगर कपड़ा आपको प्रोवाइड करवाना है तो हर स्टेट की अलग एक यूनिट होती है, उस यूनिट में ही प्रिंट करवाना पड़ता है। तो जो एक मिथ लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि मैन्युफैक्चरर है तो मशीनें होंगी, तो मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जहां कपड़ा बिकता है वहां मशीनें लगती नहीं है, और जहां मशीनें लगी हुई है वहां कपड़ा बिकता नहीं है। ये चीज आप लोग दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। हाँ, हम क्वांटिटी बनाते हैं तो हमें कपड़ा सस्ता बनता है हमसे, हमारे पास कॉस्टिंग कम आती है उस कपड़े की, लेकिन वही अगर कोई थोड़ा बनवाएगा तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आने वाली है। अगर मैं कपड़ा बनाता हूं खुद, ग्रे लेके मैं मिल में प्रोसेस करवाता हूं, जॉब करवाता हूं, वैल्यू एडिशन करवाता हूं, सिरोस्की करवाता हूं, डायमंड करवाता हूं, एम्ब्रॉयडरी करवाता हूं, तो मेरी जो क्वांटिटी के हिसाब से मेरा कपड़ा जो सही रेट के अंदर बनता है, फिर अजमेरा ब्रांड के अंदर हम तैयार करके लोगों को देते हैं। वही अगर कोई आदमी डायरेक्ट रेडी कपड़ा खरीदेगा तो उसकी महंगा पड़ने वाला है। इतने प्रोसेस करके जो कपड़ा बनाता है ना, उसको कपड़ा सही रेट के अंदर बनता है सर। और हर टेस्ट का, हर एरिया का, गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे फिर बात करें अपन राजस्थान की, चाहे उड़ीसा की, हर स्टेट का कपड़ा आपको मेरे यहाँ मिल जाएगा। हाँ, वो तो खासियत रही है अजमेरा की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जॉब करवाना ही पड़ता है, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं। तो सर जी, आपने बताया कि चिप्स से धागा बनता है, पीओवाई बनता है, पीओवाई से यान धागा बनता है। हाँ, तो वो थोड़ा प्रोसेस बताओ, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग लग रहा है और आज के यंगस्टर को काफी नहीं पता है। तो उसमें बिजनेस इनसाइट भी डालना कि मतलब इसमें इतना मार्जिन रहता है, ये बड़े बोलते हैं कि प्लेयर्स है मार्केट में। तो देखिए, हर स्टेट पे आज रिलायंस बहुत बड़ा चिप्स का मैन्युफैक्चरर, बेसिकली प्लास्टिक ही होता है। प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक के दाने जो होते हैं जिसको चिप्स बोलते हैं, ये है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पूरा का पूरा आप जानते ही हैं। तो उस चिप्स से जो है पीओवाई बनाया जाता है, पीओवाई से फिर यान बनता है ऑयलिंग करके। हाँ, ऑयलिंग फिर होता है ग्रे में। अच्छा, यान से फिर ट्विस्टिंग मशीन लगती है सर, टेक्सचराइजिंग। हाँ, टेक्सचराइजिंग के अलग यूनिट्स होते हैं पूरे के पूरे। और वो टेक्सचराइजिंग वाला चाहे कि मैं बेच लूं तो वो कपड़ा है ही नहीं, वो तो धागा है। उस धागे को एक वो ट्विस्ट करता है खाली, कितने ट्विस्ट पे उसको, कितने रीड पीक पे, कितने पे चलाना है, वो सब एक अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग वो है। आप ट्विस्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप हो गए एक मैन्युफैक्चरर, लेकिन ट्विस्टिंग करके आपका अपना यान बन सकता है, धागा बन सकता है, आप कपड़ा नहीं बना सकते हैं। तो वही चीज ट्विस्टिंग करके आपने वीवर को, एक वीवर जिसकी लूम्स लगी हुई है, वाटर जेट लूम्स आ गई, फाटका लूम्स आ गई, या पुरानी जो मशीनें आती है उस टाइप की लूम्स हो गई, जेकार्ड मशीनें आ गई हैं, वो एक अलग इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, आप उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन ये सब के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी मशीनें लगाने के लिए बहुत सारा। लेकिन जो आज अजमेरा फैशन या कोई भी सूरत के ब्रांड से आप कपड़ा रेडी खरीदते हैं मेरे यहाँ से, एक साड़ी मैं देता हूं, वो साड़ी आप डायरेक्ट कंज्यूमर यूज करता है उसको, तो वो कपड़ा का बिजनेस करने के लिए, रिटेलर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। वो बिजनेस आप आराम से, अगर अजमेरा फैशन के साथ जुड़ते हो तो 25-30 हजार में भी आप कर सकते हो। कैसे? सूरत में मैंने बताया आपको कि सिस्टम है डीलर और होलसेलर को कपड़ा देने का, रिटेलर को कपड़ा कोई भी नहीं देता है। लेकिन अजमेरा फैशन की एक यूनिकनेस है, एक यूएसपी है कि अजमेरा फैशन, मेरा एक डीलर है, मान लीजिए मैं बात करूं अहमदाबाद की, हम गुजरात में बैठे बात कर रहे हैं इसके लिए, अहमदाबाद के 5 कुआ के अंदर मेरा एक, या सफल स्क्वायर के अंदर मान लीजिए एक बड़ा डीलर मेरा बैठा हुआ है जो साल का मेरा 1 करोड़ का कपड़ा बेचता है। सफल स्क्वायर के बगल में कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी के 1 रूम हॉल किचन के अंदर कोई लेडीज रहती है, और वो लेडीज अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती है, मन के अंदर उसको कुछ करने का जज्बा है। तो वो जज्बे को लेकर के अगर वो सूरत आती है और बोलती है कि मुझे कपड़े का बिजनेस करना है, अजमेरा फैशन में आती है, तो मैं उसको भी उसी प्राइस के अंदर कपड़ा दूंगा जिस प्राइस के अंदर मैं
उस सफल स्क्वायर में बैठे डीलर को देता हूं सर। तो ये वो कर सकती है सिर्फ रेडी कपड़े के साथ में। वो लेडीज अगर चाहे कि मैं यान बना लूं, मैं टेक्सचराइजिंग मशीन लगा लूं, मैं पीओवाई बना लूं, तो वो नहीं कर सकती है। तो उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि छोटे से छोटा अमाउंट लगाकर भी कोई बिजनेस करना चाहता है, तो वो अगर करना चाहता है तो उसको सूरत ही आना पड़ेगा। सूरत के ही जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कपड़ा लेना पड़ेगा, बशर्ते कि सही रेट में एक ही प्राइस के अंदर कपड़ा अगर कोई देता है। अभी आपका वो कंसेप्ट है फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल, हाँ, वो भी मुझे अच्छा लगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे देखिए हमारे पास में कपड़ा लेके लोग जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया के अंदर कपड़ा बेचते हैं। तो वो ले जाके कपड़ा बेचते हैं होलसेलर के बतौर, डीलर के बतौर, एक रिटेलर के बतौर, और एक महिलाएं जो घर से बिजनेस करती है, छोटा सा कमरे में ही ले जाके रख लेती है। ये सब हमसे जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस B2B जिसको बोलते हैं। अब हमारे पास कस्टमर जब आए तो हमको बोले कि भाई सर जी, कपड़ा तो मैं आपके यहाँ से ले लूंगा, लेकिन मेरे को कोई जानता नहीं है, मेरी पहचान नहीं है मेरे एरिया के अंदर। मैं 25-50 हजार या 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए भी लगा दूं, लेकिन मेरी पहचान नहीं है। लेकिन अजमेरा को आपने एक ब्रांड बनाया हुआ है, सब जानते हैं, तो आप हमें आपका नाम दे दो, तो मैं उस नाम से ही दुकान कर लूंगा और उस नाम से ही बेचूंगा। तो ये हो गया फ्रेंचाइजी मॉडल। लेकिन हमें तो इस चीज का भी नॉलेज नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि हम शुरू से, मेरे को 30 साल का जो अनुभव था, 2011 में जब मैंने दुकान चालू करी थी, उस समय मेरे को लगभग 22 साल हो गए थे आए हुए यहाँ पे। तो मैंने उस समय तक सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग देखी थी या होलसेलिंग देखी थी कि एक होलसेलर को कपड़ा कैसे बेचा जाता है। तो हमें तो अनुभव नहीं था इस चीज का कि रिटेल कैसे किया जाता है। अब हम नाम खाली दे दें और उसको उसका जो पैसा वो लगा रहा है उसका रिटर्न अगर सही ढंग से नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं वो नाम देने का। तो हमने एक एक्सपीरियंस करने के लिए अपना खुद का रिटेल आउटलेट किया। हमने उस समय तक फ्रेंचाइजी नहीं दी थी किसी को भी। कहाँ पे किया? लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है सर। या ऑल ओवर इंडिया का पॉपुलेशन वाइज अगर स्टेट देखें तो आज भी 20 करोड़ की पॉपुलेशन है सर। उसको अगर स्टेट नहीं बोल के हम कॉन्टिनेंटल भी बोले तो एक बड़ी बात है। छोटे छोटे कंट्री आ जाती है, छोटे छोटे कंट्री आ जाती है उसके अंदर। तो हमने एक वहां की कैपिटल को लेके आलमबाग के अंदर अपना स्टोर किया 5000 स्क्वायर फीट का। और 2020 की बात है सर, ये 2 कोविड झेले उस स्टोर को लेकर के। 2 कोविड बोले तो पूरा इतनी जबरदस्त मार लगी थी, 2-2 महीने तक वो स्टोर बंद रहा था सर हमारा। तो बहुत सारी तकलीफें झेली। रिटेल का अनुभव हमें हुआ कि किस तरीके से रिटेल किया जाता है। जब तक ब्रेक इवन पे हम लोग नहीं आ गए तब तक हमने किसी को आउटलेट फ्रेंचाइजी दिया नहीं। फिर जब उसमें से हम कमाई करने लगे तब हमने डिक्लेयर किया कि अब हम फ्रेंचाइजी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें रिटेल का अनुभव हो गया। एक रिटेलर को क्या क्या हर्डल्स आते हैं ना, वो सारी हमें जानकारी है। जब कोविड झेल लिया तो सब कुछ झेल लिया, फिर तो क्या दिक्कत है। तो हमने वो हर्डल्स सारे पार किए खुद अपने ऊपर लेकर के, और आज लगभग 125 आउटलेट ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोगों ने फ्रेंचाइजी के बतौर दे रखे हैं, जो रनिंग है। और लगभग 200 प्लस आउटलेट का टोकन्स हमारे पास आए हुए हैं, जिनके ऊपर हमारी रिसर्च या तो होनी बाकी है, या उनकी ट्रेनिंग बाकी है, या उनके अमाल गया हुआ रास्ते के अंदर है, या फर्नीचर चालू है। इस तरीके से हम क्या प्रोसीजर है वो भी थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, अलग अलग मॉडल्स हैं सर हमारे। एक लगभग ये समझिए 1.5-2 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फी हम लोग लेते हैं, जिसमें आप हमारे दुकान का नाम रख सकते हैं और हमारा माल ले जाके आप वहाँ पे रखते हैं, और इंटीरियर हमारे हिसाब से बनाना होता है आपको पूरा। तो उतने में हमारी फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो जाती है। ये नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फी होती है 2 लाख रुपए की जो होती है। फिर इसमें 3-4 लाख रुपए इंटीरियर पे लगता है, 5-1 लाख रुपए का माल हम लोग देते हैं। इस तरीके से अलग अलग मॉडल बने हुए हैं। फिर बी मॉडल है, फिर सी मॉडल है, फिर डी मॉडल है। इस तरीके से अलग अलग मॉडल्स है। मैं एक नंबर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, अगर
किसी को भी फ्रेंचाइजी की इंक्वायरी चाहिए तो पूरी डिटेल में अगर जानना चाहते हैं आप उसको, हम एक नंबर दे देंगे, उस पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। पहला मॉडल जो मैंने बताया जिसमें 2 लाख रुपए फ्रेंचाइजी है, उसकी टोटल 12.5-13 लाख रुपए उसके लगते हैं पूरे। ऐसे ही फिर दूसरा मॉडल आता है जिसमें 3.5-4 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी है, वो पूरा 27 लाख का मॉडल है इंक्लूड जीएसटी। और उसके बाद की अगर बात करें तो एक 57 लाख का मॉडल आता है। फिर उसके बाद और ऊपर जाते हैं तो उसमें 1 करोड़ का भी मॉडल आता है। इस तरीके से बहुत सारे मॉडल है। डीपली अगर इनको जानना है तो आप पूरा, हमारा फ्रेंचाइजी डिपार्टमेंट एक अलग है, उसका नंबर हम आपको दे देंगे, उस पर जान सकते हैं हमारे सारे व्यूअर्स। बिल्कुल अजय अजमेरा जी, आपकी बातें सुनकर मतलब इतनी मिठास है ना कि बात ही मत पूछो। अरे थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपको मिले, आपको वीडियो में। गुजरात के पानी का असर है। ब्लेसिंग। गुजराती, आप लोगों को पता है कि नहीं मैं बता दूं, गुजराती समोसा भी खाता है तो मीठा खाता है। हाँ, वो बात है। मीठा समोसा बनता है, दाल मीठी बनती है सर, तो मीठा तो हो ही जाएगा। तो मुझे थोड़ा एकदम कह सकते हैं ना कि छोटा सा डाउट था उसमें कि जो भी आपकी फ्रेंचाइजी लेके जाएगा जी, ऐसा हो सकता है कि वो अजय अजमेरा को रिप्रेजेंट ना करे, मतलब ऐसे बातों में जैसे वो कस्टमर का फ्रेंडली ना हो, तो क्या लगता है कि वो एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी इफेक्ट कर सकती है कि उधर कस्टमर को अच्छा नहीं लग रहा है जाने का, जी। तो उधर आपने क्या सोचा है और आप उस रिटेलर को कैसे ट्रेन करोगे? देखिए 3 दिन की ट्रेनिंग होती है पूरी हमारे यहाँ। जब कोई भी हमारी फ्रेंचाइजी लेने आता है और हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ये लगता है कि ओके है, ये जगह ओके है, हम फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। फ्रेंचाइजी दे सकने का मतलब कि जिसने पैसा लगा रहा है जो हमारे अंदर, उसका आरओआई, उसको इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको अच्छा मिल सकता है, तो ही हमारी टीम ओके करती है, नहीं तो ओके नहीं करती है। वो ओके करने के बाद भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, उनकी 3 दिन की ट्रेनिंग रहती है, मेरे वीडियोस दिखाते हैं, मैं खुद उनसे मिलता हूँ सब लोगों से, और हमारी टीम उनको ट्रेन करती है पूरे तरीके से। और देखिए अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम कपड़े के बिजनेस से जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए तो पूरी व्यवस्था अलग है ही है। लेकिन अगर आप कपड़े के बिजनेस से पहले से जुड़े हुए हमारा नाम यूज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। आपको अपने एरिया का टेस्ट पता रहता है। जैसे आप गुजरात से हैं तो आपको गुजराती ट्रेडिशन का पता है, आप वही कपड़ा मेरे यहाँ से खरीद के लेके जाओगे। आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र का टेस्ट लेके जाओगे। आप राजस्थान से हैं या कहीं से भी हैं, आपकी लैंग्वेज का बंदा तो है ही है हमारे यहाँ। खासकर साउथ में बहुत दिक्कत आती है सर, क्योंकि साउथ की लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा है। एक गुजराती हिंदी फिर भी समझ लेता है, लेकिन साउथ वाले बहुत टिपिकल लैंग्वेज के हैं। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, उन सब की लैंग्वेज के बच्चे हमारे पास में है अवेलेबल। वो उनकी भाषा में उनको ट्रेनिंग देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके टेस्ट का भी उनको आइडिया है। उनको आइडिया कैसे है सर? ये डेटाबेस से आइडिया है। कहते हैं बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ नहीं बोलेगा। हमारा डेटा जो है ना, आज तक अगर कोई हैदराबाद से हमारे पास आया है तो आज तक पिछले 10 सालों के अंदर हैदराबाद में क्या सबसे ज्यादा डिमांड आई है हमारे पास में, हम वही 10 चीज हमारे बंदे निकाल के उसके सामने रखेंगे। उन 10 में से भी उनको कोई 2 चीज, कोई 4 चीज या कोई 5 चीज चूज करनी है। तो डेटा के मुजब हम चीज उनको देते हैं जो उनके एरिया में ज्यादा बिकती है, तो बेचने में दिक्कत आती नहीं है कोई। और दूसरा एक सवाल और रहा, आपने बोला कि उनके पास तो अजय अजमेरा का फेस नहीं है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केटिंग हम लोग करते हैं उनके लिए। पूरा मार्केटिंग का एक बजट उनका बना के रखते हैं। हर फ्रेंचाइजी के लिए हम एक अलग से मार्केटिंग उनके लिए करते हैं। पूरा मार्केटिंग टीम अलग है यहाँ पे फ्रेंचाइजी के लिए स्पेशल, जो फ्रेंचाइजी की मार्केटिंग करते हैं उनके एरिया के अंदर सराउंडिंग। आप गूगल पे सर्च करेंगे नियरेस्ट अजमेरा ट्रेंड्स आउटलेट, तो अभी तुरंत आपके पास आ जाएगा। सर जी, थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक एक क्वेश्चन है कि जब भी हम बिजनेस करने चाहते हैं तब ऐसा दिक्कत आता है कि जो भी हम फंडामेंटल वैल्यूज और हमारे इथिक्स होते हैं वो थोड़ी देर के लिए हम कभी कभार स्किप कर देते। क्यों? क्योंकि हमको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। तो आपकी जर्नी में ऐसे मतलब कब रोड ब्लॉक आए थे कि फेलियर आए थे और उसको आपने मतलब
कैसे टिके रहे उसमें कि मैं मेरी ये फंडामेंटल वैल्यूज है और मैं उसी में ही रहूंगा? देखिए, मैं एक चीज कहता हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये टेक्सटाइल के बिजनेस में ही जरूरी है। फंडामेंटल वैल्यूज जिनको आप इंग्लिश में अभी बोल रहे हैं, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, मेरे को इंग्लिश बहुत कम आती है, लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरीके का बिजनेस आप कर रहे हैं, नीति, नियम और सिद्धांत कभी नहीं छोड़ने हैं। चाहे कोई भी हर्डल्स आपके रास्ते में आए, उनको मत छोड़िएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। ये अजय अजमेरा नीति, नियम और सिद्धांत के साथ चलता है। वाइट कपड़े पहने हैं मैंने, लेकिन वाइट कपड़े पहनने के साथ ये गारंटी भी दे सकता हूं कि आज तक कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि अजय अजमेरा ने मेरे साथ गलत किया है। सिंगल दाग मेरे इस वाइट के ऊपर आपको नजर नहीं आएगा कहीं भी, क्योंकि मैंने अपने आप को नीति, नियम और सिद्धांत के अलावा कभी भी अलग नहीं जाने दिया। मैं गलत करने की छोड़िए सर, मैं ईश्वर से सुबह प्रार्थना करके निकलता हूं कि भगवान किसी का गलत करने का विचारों में भी मुझे ना देवे। ऐसा एथिक्स लेके चलता हूं, और ये एथिक्स हर बिजनेस, टेक्सटाइल से रिलेटेड ही नहीं कह रहा हूं मैं, कोई भी बिजनेस आप करें, किसी भी तरीके का बिजनेस करें, इन एथिक्स को, इन नीति, नियम और सिद्धांत को फॉलो करके ही चलें, तभी काम होने वाला है। नहीं तो एक एग्जांपल देता हूं, स्वामीनारायण मंदिर आप देखते हैं, हाँ। आप उसी संप्रदाय से हैं, सब एक ही संप्रदाय है, देखिए ऊपर वाला परमात्मा एक ही है, लेकिन मैं सुनता रहता हूं सबको। ज्ञान वत्सल जी स्वामी एक बात बोलते, एक एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू किया था कि जो इलेक्ट्रिक विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना, उन्होंने उसके साथ इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू करते वक्त उन्होंने एक चीज बोली कि आप तो इलेक्ट्रिक के यहाँ पूरे आपके एरिया के अंदर जितनी भी बिजली सप्लाई होती है, उसके ऊपर आपका कमांड है, ठीक है, तो कहीं ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप इलेक्ट्रिक को ये बोलो कि भाई मैं तेरे को बोल रहा हूं, मैं इस बिजली का पूरे विभाग के डिपार्टमेंट का अथोराइज्ड हेड हूं, तुम कहीं भी मैं कहूंगा तो जाओगी, कहीं भी मेरी इशारे होंगे तो किसी भी एरिया में जलोगी या नहीं जलोगी। आप उसके हेड हैं तो भी आप वो जो प्लग होता है, जिसमें प्लग लगता है, उसमें आप उंगली डालोगे तो आपको करंट नहीं लगे, ऐसा होता है क्या? है? तो एथिक्स है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी के हेड हो, चाहे कुछ हो, वो बिजली है, वो आपको जलाई देने वाली है, करंट लगने ही वाला है। तो अगर आपने भी एथिक्स छोड़े, भगवान को याद नहीं किया, भगवान के जो बनाए हुए सिद्धांत हैं उनके ऊपर अगर आप नहीं चलते हैं, तो करंट जरूर लगना है, चाहे कोई भी एरिया हो, चाहे भले ही उस एरिया के आप हेड ही क्यों ना हो। ये एग्जाम्पल हमारे ज्ञान वत्सल स्वामी जी जो हैं वो देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही चीज सर किसी भी बिजनेस के अंदर है, आपको नीति, नियम और सिद्धांत का पालन करना ही पड़ेगा, चाहे आप इलेक्ट्रिक के हेड हो, चाहे उस एरिया के पुलिस कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो, आप हाथ डालोगे उसके अंदर तो करंट लग जाने वाला है। तो नीति, नियम, सिद्धांत आपको नहीं छोड़। ऐसे कह सकते हैं कि अजमेरा फैशन है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा ब्रांड है। तो आज तक मैं सर आपको पूछना चाहता हूँ, कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी है और कितनी महिला सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एंटरप्रेन्योर बनी है? मैंने जो ये बिजनेस चालू किया 2011 के अंदर, और फिर 2011 के बाद 2014 आया, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार वुमेन एम्पावरमेंट बोला था, ऐसा सुनने को मिला पहली बार मुझे। मैं इसके कोई मायने नहीं जानता था, कोई मतलब नहीं जानता था कि क्या होता है, पर जब 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट करके एक शब्द दिया, तो मैं भी पता लगाने लगा कि ये क्या होता है। हाँ। तब कहीं ना कहीं पता लगा कि हमारे इस पुरुष प्रधान देश के अंदर जो है, महिलाओं का योगदान बिजनेस के अंदर, हमारी जीडीपी के अंदर कहीं किसी तरीके का कोई योगदान नहीं है। तो उस योगदान को जोड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी एक प्रयास कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट नाम दे करके, कि महिलाएं भी जुड़े इस बिजनेस से। तब मुझे इस चीज का पता लगा, तब मैंने
सोचा कि मेरा जो ये बिजनेस है, टेक्सटाइल का बिजनेस, ये तो यार महिलाओं के वस्त्र हम बनाते हैं, तो ये काम तो महिलाएं बहुत अच्छे से कर सकती है। तब हमने भी उस वुमेन एम्पावरमेंट को अख्तियार किया, खुद सोचा कि अगर कोई महिला भी आकर के हमको बोलती है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे टेक्सटाइल का बिजनेस करना है, घर से ही बिजनेस करना है, 25-50 हजार रुपये ही मेरे पास है, तो हम भी उस वुमेन एम्पावरमेंट का हिस्सा अपने आप को बनाएंगे और उनको योगदान देंगे, और उनको उस वुमेन एम्पावरमेंट में योगदान देने के लिए, उस जीडीपी में कहीं महिलाओं का योगदान भी आए, इसके लिए उनको प्रेरित करेंगे। आज हमने कम से कम 10,000 महिलाएं ऐसी हैं जो हमारे साथ जुड़कर इस बिजनेस को कर रही है, और वो जब कहीं घूमने के लिए बाहर जाती है ना, रोड पे निकलती है, उनको एक लिपस्टिक या एक कान की बाली या एक नाक की बाली या एक अंगूठी या एक चूड़ी कुछ भी पसंद आ जाती है ना, तो उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो चीज खरीदती है, और उसको हिसाब भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि उसने अपने आप को इतना काबिल बना लिया है। और उन 10,000 महिलाओं में से 200 महिलाएं सर ऐसी हैं जिन्होंने ये शुरुआत तो 25-50 हजार या लाख रुपए लगाकर घर से ही करी थी, लेकिन आज वो 200 महिलाएं ऐसी है जिनके साथ उनके घर का जेंट्स भी कोई इन्वॉल्व है, और बड़े शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है, घर की मेन अर्निंग पर्सन बनी हुई है सर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारी जो सरकार है, उसका जो सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं कुछ योगदान है, ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है। तो ये बहुत बड़ी चीज। आपको टेक्सटाइल में मतलब हम देखते हैं तो कभी कभार कितनी बार सुना है कि टेक्सटाइल सूरत में किंग हम नाम देते हैं, काफी अच्छा है, वो सही भी है, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ, काल्पनिक, कि अगर अजय अजमेरा टेक्सटाइल में नहीं होते तो दूसरे 3 बिजनेस कौन से चुनते? और साथ ही साथ में ये एक क्वेश्चन है कि कोई एक यंगस्टर है, 10 लाख रुपीज है उसके हाथ में, क्या करना चाहिए? 2 क्वेश्चन। सर पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं, आपने मेरी वो दुखती रग नहीं होती है क्या होती है ना, उस पे कहीं हाथ रख दिया है कि अजय अजमेरा टेक्सटाइल में नहीं होता तो कहाँ होता, तो 100% मुंबई कहीं ना कहीं किसी फिल्म में जरूर होता। मैं राजस्थान से यही सोच के आया था सर, मैं टेक्सटाइल के लिए नहीं आया था। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, मैं सिक्कर छोड़ के सूरत, मेरे को 2 ऑप्शन दिए थे मेरे घर वालों ने। जब मैं पढ़ाई कर रहा था सर, तो मैं 11th मैंने पास करी थी सर, फिर 12th में उस समय कॉलेज आ जाती थी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी तो 10+2 का वो लागू हो गया है। मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था सर, पीईटी एग्जाम, मेरे पास साइंस सब्जेक्ट था, पीईटी एग्जाम प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता था, वो देने के लिए मैंने कॉलेज ड्रॉप किया। लेकिन एनपीटी के एग्जाम जब थे उस समय मेरे को टाइफाइड हो गया था, और टाइफाइड उस समय बहुत 1-1.5 महीने तक रेस्ट करना पड़ता था, तो मैं पीटी का एग्जाम देने के लिए जयपुर नहीं जा सका। सिक्कर से 125 किलोमीटर दूर जयपुर है, वहां सेंटर आया था मेरा, तो मैं नहीं जा पाया था सर। 1 साल ऐसा हुआ, दूसरी साल फिर वापस ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहा हूं और ये टाइफाइड वापस हो गया, 2 साल कंटिन्यू। तो मेरा दिमाग आउट हो गया एकदम। तो मुझे घर वालों ने बोला कि जब नहीं पढ़ना है फिर अब तो जाओ नौकरी करो। तो मेरे एक ब्रदर गुवाहाटी रहते थे सर, आसाम, वो 7-8 साल से वहीं थे, और जब भी वो आते थे तो खूब सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब लेके आते थे, तो मेरे को आसाम बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मन में सपने कुछ और थे। एक ब्रदर सूरत रहते थे, वो नए थे, मेरे से जस्ट बड़े, वो 1 साल पहले ही सूरत आए थे, वो नौकरी करते थे, वो इतना सब कुछ लेके नहीं आते थे, पर मेरे मन में वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिमाग में था, ठीक है इतना सारी चीजें लेके आते हैं यार, अपन भी गुवाहाटी चलेंगे, लेकिन मुंबई में हीरो बनना था सर। तो मैंने कहा सूरत ही चलते हैं, गुवाहाटी रहने देते हैं, ड्राई फ्रूट्स कम खा लेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन सूरत मुंबई के बगल में है, कहीं भी ना कभी कोशिश करेंगे, मुंबई चलेंगे तो सूरत चलते हैं, वहीं जाके कैसे जैसे काम कर लेंगे, फिर चलेंगे मुंबई। लेकिन सूरत आया तो सूरत की पावन धरा ने सर ऐसा जकड़ के रखा कि आगे हिलने नहीं दिया और यहीं का होके रह गया। मेरे इंटरव्यूज काफी होते हैं तो मैं बोलता भी हूँ, जब से ये, पहले मैं बोलता था कि मैं 11th पास हूँ, लोग पूछते थे आपका एजुकेशन क्या है, आपने कितना पढ़ा है, लेकिन जब से ये 12th फेल पिक्चर हिट हुई है ना अभी, तब से अपने आप को 12th फेल बोलने लग गया
तो अजय अजमेरा यहाँ नहीं होता तो 100% मुंबई में किसी फिल्म में होता। और अभी भी ट्राई है, आप लोगों में से अगर कोई किसी को कुछ चाहिए हीरो की कोई कोई रोल, हीरो नहीं साइड रोल, अब तो कौन हीरो का मुझे रोल देगा। नहीं पर्सनालिटी तो आपकी वैसी ही है। लेकिन अगर कोई एडजस्ट करता हो, कहीं कहीं थतू हो तो जो जरा પાકા ગુજરાતી થઈ ગયા છે। बराबर ठीक है जी। अजय जी, ये एक बोल सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट है वो कि नेगेटिव है, हम आपकी बात से डिफाइन करेंगे। और जो कि कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, नाउअडेज हम देखते हैं कि बिजनेसमैन है ना, वो ज्यादातर इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। तो वो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मतलब बिजनेस के अलावा वो ज्यादातर मोटिवेशन स्पीकर बन रहा है, कभी कभार इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, काफी ऐसे बिजनेसमैन अभी दिखते हैं। तभी उसकी फाइनेंशियल सीट देखे ना तो नेगेटिव होती है, वो फिर भी उसको पता नहीं होता है, फिर भी वो ज्ञानी देते रहते हैं। तो अच्छा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि तो मुझे तो कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा कोई दिखा नहीं जिसकी बैलेंस शीट माइनस में हो सकता मुझे पता नहीं है, ऐसा माइनस में भी होता है। बाकी देखो, लोगों को इन्फ्लुएंस करना एक बहुत बड़ी बात है, मैं तो कहता हूँ करना भी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ सर, जिनके वीडियोस, पॉडकास्ट और ये सब मैं देखता हूँ, और मुझे एक एनर्जी मिलती है, मुझे एक ऊर्जा मिलती है, इनर पीस मिलता है, शांति मिलती है। मैं ज्ञानवत्सल जी की बात करूं, मैं उनको बहुत देखता हूँ, बहुत बड़े बिजनेस गुरु हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं वो। आज इतने बड़े इंजीनियर शायद वो हैं, और उन्होंने इंजीनियरिंग से ये छोड़ के सब स्पिरिचुअल लाइफ में चले गए हैं। तो मुझे तो ऐसा कोई मिला नहीं सर जो, लेकिन देखिए, खाली मोटिवेशनल स्पीकर बनने से या कोई भी तरीके का आप पॉडकास्ट करते हैं या आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, धंधे के साथ की बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन है फिर भी ये कर रहे हैं उसकी बात। अच्छा, बिजनेस के साथ ऐसा कर रहे हैं, ओके, मे भी हो सकता है। मैं तो कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी को इन्फ्लुएंस करूं, मैं किसी को क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। 2012 में मेरा यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था सर। मैं अपनी ही बात करता हूं, मैं किसी की क्या बात करूं, लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूं आपको। 2011 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। पूरी दुनिया, पूरे सूरत जो है, लोगों को किसको कपड़ा देता है, एक होलसेलर को या डीलर को। अब एक अजमेरा फैशन 10 बाई 10 के कमरे से स्टार्ट हुआ, 2 दुकान थी मेरी छोटी सी। अजमेरा फैशन ने ये सोच के स्टार्ट किया है कि मैं एक रिटेलर को भी उसी रेट में कपड़ा दूंगा जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देता हूं। तो मैं क्या करूंगा सर, अपनी बात को कैसे लोगों तक पहुंचाऊंगा? मेरा इतना बजट नहीं कि मैं टीवी के अंदर एड दे सकूं, मेरा इतना बजट नहीं कि फिल्मों के अंदर अपने आप को प्रोड्यूसर बना सकूं। मैं अपने कपड़े को भी सस्ता रखना चाहता हूं। तो मुझे एक ही जरिया नजर आया, मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाऊं कि भाई सूरत में कोई है, ऐसा ब्रांड एक है जो एक रिटेलर को भी सपोर्ट करता है बिजनेस करने के लिए या सस्ती रेट में कपड़ा सूरत में लेने के लिए, जो शायद 15% 20% अपने ही एरिया के अंदर किसी होलसेलर से ले रहा है। तो मैंने इसलिए अपने आप को यूट्यूब के ऊपर झोंका था, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हाँ, वो उसके ऊपर मैंने इसलिए अपने आप को लाया था कि मैं लोगों को बता सकूं, अगर किसी के मन में ऐसा है तो आप आओ, अजमेरा फैशन से जुड़ो। आज भी मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ सर और अपनी बात को प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे मेरी बात लोगों तक पहुंचाने का आपके चैनल के माध्यम से मौका दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फ्री में अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। तो मैंने भी ऐसे ही लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया था। आज हम बात कर रहे हैं और कोई एक आदमी या कोई 2 आदमी अपने जीवन में बदलाव कर ले अपना ये पॉडकास्ट देख के, तो मैं कहता हूं क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। आप अपने आप को बिजनेस की तरफ अग्रसर करते हैं। मैं हमेशा, मेरा एक डायलॉग है सर, डायलॉग क्या है, हकीकत है सर, वो डायलॉग नहीं है। मैं बोलता हूं नौकरी से कुछ नहीं बदलने वाला है, नौकरी से आपके घर की सब्जी बदलेगी,
लेकिन अगर आपको जिंदगी बदलनी है, आपको सपने पूरे करने, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। ये आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जिसने 19 साल नौकरी करी थी। नौकरी से मैं 1200 से 2 लाख रुपए पे पहुंच गया था सर, लेकिन 2 लाख से मैं कहां पहुंच जाता। कुछ मेरी जरूरतें थी वो पूरी कर ली, कुछ फिर इच्छाएं थी वो भी पूरी कर ली, क्योंकि 2 लाख रुपए की जॉब थी तो इच्छाएं भी पूरी कर ली। अच्छे कपड़े खरीद लेता था, अच्छी गाड़ी हाथ में रख लेता था, लेकिन वो नहीं कर सकता था जो आज कर रहा हूं। लोगों को रोजगार दे रहा हूं, लोगों को बिजनेस से जोड़ पा रहा हूं। अगर मैं नौकरी में होता तो ये जिंदगी में नहीं कर पाता सर। तो मैं कहता हूं, अगर 2 आदमी भी अपने इस चीज को देख के, इस पॉडकास्ट को देख के अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं, नौकरी छोड़ के नहीं, नौकरी के साथ ही कोई बिजनेस छोटा मोटा अपने घर पे अपनी वाइफ को या अपनी दीदी को या अपनी मम्मी को, किसी को भी, या अपने रिटायर्ड फादर को करवा देते हैं और एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो क्या बुराई है अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाने में। मैं कहता हूँ कपड़ा तो मैं बेच ही रहा हूं सर। पहले जो मैं होलसेल को सिर्फ दिया करता था 2015 के पहले, तब मैं एक होलसेलर को 1000 साड़ी देता था। फिर रिटेलर धीरे 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 मुझसे जुड़ने लगे, तो वही 1000 साड़ी में 10 लोगों को देने लगा। 10 लोग मेरे से जुड़ने लग गए। आज 1.5 लाख से ज्यादा कस्टमर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनको कैसे पता लगा कि अजमेरा फैशन एक है सूरत के अंदर जो सही रेट में, रिजनेबल रेट के अंदर कपड़ा देता है, एक ही प्राइस के अंदर कपड़ा देता है, जो डीलर और होलसेलर को दी जाती है उसी प्राइस में कपड़ा देता है। कैसे पता लगता है सर? मैंने अपनी बात को पहुंचाया लोगों तक। तो सर ये ओपन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया एक जो है, और इसका यूज करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आपको दिखाना चाहिए लोगों को जो आप कर रहे हैं। वो भले ही आप अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर मत कहिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, वो दिखाइए लोगों को, बताइए कि आपकी क्या यूएसपी है, आपकी क्या क्वालिटी है। तो उसके लिए भले ही यूट्यूब पे आना पड़े, भले ही इंस्टा पे जाना पड़े, भले ही किसी पे भी जाना पड़े। अजय जी, आप मतलब जब भी आपने शुरू किया कि आपकी ब्रांड के लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर है ही नहीं, आप खुद ही एक ब्रांड एम्बेसडर हो, ऐसे आपने बात की थी। एक इंटरव्यू मैंने देखा था कि 3-4 लोग ही थे, अपने एमडीएच, आप और एक मैं भूल रहा हूँ, रामदेव बाबा जी। रामदेव बाबा जी, हाँ। और हमारे गुजरात में भी ये सिलसिला अब चल रहा है कि सींग तेल, आपको पता है ग्राउंड नट ऑयल आता है ना, जो मूंगफली का, हाँ। उसमें लोग अपने आप को ही चेहरा रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आपको ये विचार कहाँ से आया कि ये मॉडलिंग में जाना है, इसीलिए आप नहीं, ऐसा नहीं है सर। मेरा ऐसा कोई ब्रांड एम्बेसडर बनने का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं था। ये तो हो गया सर। अच्छा। वो इसलिए गया, फिल्मों का शौक था सर शुरू से। और 2012 में जब यूट्यूब चैनल बनाया तो मैंने कहा किस हीरो को पकड़ के लाऊं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास में। मैंने कहा कैमरा भी सामने है और तेरी मन की तमन्ना भी है तो शुरू कर दे, अपने ही बिजनेस को प्रमोट करना शुरू कर दे यार, कोई बात नहीं है। लाइट, एक्शन, कैमरा सब कुछ हम ही बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉफिट भी। प्रॉफिट देखिए, बिजनेस तो करना ही था, तो उसको प्रमोट करने के लिए मेरे को वो चीज मिल गई जिसके मैं सपने देखा करता था, मुंबई जाने के। सामने कैमरा, साइड में लाइट्स, तो वो करते करते सर एक अच्छा लगा और अच्छा लगता है आज भी मेरे को। मेरे बिजनेस में भी अच्छा लगता है। मेरे को सर सबसे बड़ी चीज ये बताऊं, मेरे को ऑफिस में आप 24 घंटे बिठा लो, मुझे नींद नहीं आएगी, पर घर पे रहता हूं तो मेरे को नींद मस्त एकदम। छुट्टी पे जाता हूं तो मैं कुछ नहीं करता हूं सर, सोता हूं सिर्फ, एकदम रिलैक्स। मैं 4 दिन जाऊं, 5 दिन जाऊं, मैं ऐसी प्रॉपर्टी देख के जाता हूं जहां पे मैं अंदर एंजॉय कर सकूं। अजय जी, आप बिजनेस करते हैं तो कंपटीशन का एक वो रहता है, डर सा हम बोल सकते हैं। अजय अजमेरा अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखता है? भगवान की तरह देखता हूँ सर। वो एक किसने कहावत कही है, मुझे याद नहीं, उनका नाम कबीर है कि रहीम है या सूरदास जी हैं, किसी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि आपकी निंदा करने वाला आप अपने पास रखिए, वो आपको आपकी कमियां बताएगा, तो आप अपने आप, कोई अपना तो अपने को आपकी कमियां नहीं बताता है सर। आप मुझसे प्यार करते हो तो मुझे, आपको मेरे में अंदर मेरी कमियां नजर ही नहीं आएगी। हाँ। आपको सब मेरी अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आएगी। एक कंपटीटर भी एक ऐसा ही है सर,
वो कुछ अच्छा करता है तो मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी कमी नजर आती है कि अरे यार वो मेरे से आगे जा रहा है, या वो मेरे से कुछ अच्छी क्वालिटी दे पा रहा है, मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ भाई, मुझमें क्या कमी है ऐसी। तो कंपटीटर आपको, कंपटीशन मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, होना चाहिए। कंपटीशन अगर नहीं होता है तो आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते हो अपनी क्वालिटीज के अंदर। तो कंपटीशन है तो परफेक्शन है, नहीं तो नहीं है सर। तो मैं कंपटीटर को ऐसे ही देखता हूं जैसे समंदर में मछली पकड़ने के लिए आप जाते हैं, कांटा फेंकते हैं, और बगल में आके कोई बैठ गया, वो भी अपना कांटा डालता है, तो आपके क्या फर्क पड़ने वाला है? कितनी मछलियां समंदर के अंदर तैर रही है यार, आपकी कांटे में अलग मछली फंसेगी, उसके कांटे में अलग मछली फंसने वाली है। और मेरा तो स्पिरिचुअल मानना है कि आपके तकदीर में जो लिखा है ना, वो कोई नहीं ले जा सकता है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। और सर, कोई भी आदमी कंपटीटर आपका आपके काम को चुरा सकता है, आपके हुनर को नहीं चुरा सकता है। काफी आप अच्छी। अपने आप में डेवलपमेंट करते रहिए, कोई फर्क कंपटीशन का नहीं आने वाला है, चाहे किसी भी फील्ड में आप हैं। कस्टमर फीडबैक कैसे देखते हो, और मतलब ऐसा मेजर कोई काम जो इम्प्रूव किया कस्टमर के लिए? सर, कस्टमर फीडबैक तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मैं ये जो आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं सर, इसके नीचे कमेंट आते हैं, तो आप पढ़ते होंगे ना कि नहीं पढ़ते? मुझे पढ़ते नहीं पता है, पढ़ते हैं ना। मैं, मेरे यूट्यूब चैनल है सर जहाँ पे हमारे 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। एक एक कमेंट जो है मैं खुद पढ़ता हूँ सर, अपने हाथ से, अपनी नजर से निकालता हूं उनको, जवाब नहीं दे पाता हूं उनका, लेकिन उनका जवाब देने के लिए अलग टीम है। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मेरी टीम जवाब नहीं दे पाएगी, तो मैं उसको जरूर जवाब देता हूं। और वो फीडबैक जो आप लोग देते हैं उस कमेंट के नीचे, उस वीडियो के नीचे, उसी से इंप्रूवमेंट मेरे अंदर आता है सर। कस्टमर सबसे तो नहीं मिल पाता हूँ क्योंकि इतने सारे कस्टमर आते हैं, लेकिन मैं जाता हूँ विजिट करने के लिए कस्टमर्स के पास में, जहाँ पे हमारी सेलिंग होती है वहाँ पे जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। कई कस्टमर से दिन में अगर मैं नहीं जा पाया हूँ, मेरे पास समय नहीं रहता है कई बार, तो मैं 2-3 कस्टमर तो मेरे पास आते हैं खुद चला के, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ तकलीफ तो नहीं है, और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं सर। सर, मैं, कोई भी आदमी पेट से सीख के नहीं आता है किसी भी बिजनेस को सर, उसका कस्टमर उसको सब चीज सिखाता है सर। आज हमारे कस्टमर आके हमको बताते हैं, हैदराबाद वाला कस्टमर आके ही मुझे बताएगा ना कि हैदराबाद में क्या चीज की डिमांड है, गुजरात का आने वाला गुजरात का बताएगा। तो हमारे में इंप्रूवमेंट हमारे कस्टमर के फीडबैक से ही आता है। मेरी गलती होती है तो वो मुझे बताता है सर। तो बहुत जरूरी है, फीडबैक आपको लेना चाहिए। हमने तो इवन बॉक्स लगा रखा है कि कहीं भी किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप लेटर लिख के इसके अंदर डाल दीजिए, मैं डायरेक्ट खोल के उसको लेके आऊंगा। वो लेटर्स मेरे पास डायरेक्ट पहुंचते हैं सर। तो कस्टमर फीडबैक किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज है, आपके बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करना, और वो इम्प्रूवमेंट आपके कस्टमर फीडबैक से ही आ सकता है। तो ये रखना चाहिए सर जी, आपने बोला कि 1.5 लाख फैमिली अथवा तो रिटेलर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपके पास से प्रोडक्ट्स और माल लेके जाते हैं और अपने से बेचते हैं, सेल करते हैं। 0.1% या तो फिर उससे भी कम ऐसा चांसेस है कि वो डिफॉल्ट हो गए, मतलब बेचा नहीं जा रहा है, तब अजय अजमेरा क्या करते हैं? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत छोटा सा, और ऐसा हुआ भी है सर मेरे साथ में। एक लेडीज के घर में 6 महीने बाद शादी थी। पुणे से एक लेडीज हमारे पास में आई थी, शायद सुचित्रा मैडम उनका नाम ध्यान नहीं है, वो आज भी जुड़ी हुई है हमारे साथ में, और वो अब तो बच्चों से डील करने लगी, मेरे से बात कम करती हैं। लेकिन अगर कहीं वो देख रहे हो इस पॉडकास्ट को तो प्लीज काफी टाइम हो गया आपसे बात हुए बात कीजिएगा। उन्होंने क्या किया, 6 महीने बाद उनके घर में शादी थी, तो वो बोली कि सर, मैं वो शादी में जो कपड़ा मेरे को रिक्वायरमेंट है, मैं वो कपड़ा आपके यहाँ से लेके जाती हूँ, इसको बेचने का प्रयास करूंगी मैं, अगर ये बिक गया तो मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू आगे कर दूंगी, नहीं तो ये कपड़ा मेरे को शादी में यूज हो जाएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, एक हिम्मत आपके अंदर है, एक इसकी वजह से आप वो सेट टू सेट कपड़ा लेके गई
₹1.25 लाख का लहंगा वहंगा सब मिला के वो कपड़ा लेके गई थी। 15वें दिन वो पुणे से वापस आई मेरे पास में, बोले एक ही कस्टमर 75% कपड़ा इसमें से ले गया है बोले, और वो आकर के दोबारा कपड़ा लेके गई। आज वो अच्छे से कंटिन्यू उस बिजनेस को कर रही है। उन 200 लेडीज का जो मैंने जिक्र किया था कि शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है, वो भी एक लेडीज है उनके अंदर से, आज बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं वो। तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप कपड़ा ले जाके, ये कपड़ा ऐसा है सर, हर घर की नीड है, हर इंसान की रिक्वायरमेंट है सर। इस कपड़े के बिजनेस की यही खूबसूरती है। आज बड़े बुजुर्ग अपने कहते हैं कि असेंशियल चीजों में 3 चीजें आती है, रोटी, कपड़ा और मकान। मैं कहता हूं साइंस तरक्की कर लेगा बहुत ज्यादा, कुछ ऐसा वो निकाल देगा एक कैप्सूल की आप खाओ और पेट भर जाए आपका आराम से, कोई जरूरत नहीं है आपको खाना वाना खाने की, रोटी का काम आपका हो गया। आजकल ऐसे ऐसे वो कंटेनर आने लग गए हैं, उनमें भी आप जाके रह सकते हो, तो मकान की भी आवश्यकता नहीं है, उसमें भी आप रह सकते हो। ठीक है, मकान की भी आपकी आवश्यकता हो गई, लेकिन साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, इसका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ सकती है। ये इंसान 1 सेकंड भी बिना कपड़े के नहीं रह सकता है, उसको कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए। और आज की तारीख के अंदर इतना जबरदस्त फैशन से ये जुड़ चुका है, एक लेडीज किसी एक फंक्शन के अंदर साड़ी पहन के चली गई है, सेल्फी उसने ले ली है ना, तो दूसरे फंक्शन के लिए तो उसको दूसरी साड़ी चाहिए, बोले इसमें तो फोटो हो गई मेरी, अब तो दूसरी साड़ी चाहिए। मैं कहता हूँ भगवान ये सब लेडीज की ये भावनाएं बना के रखे, हमारा धंधा और आप सबका धंधा चलता रहे, ये भावना बनी रहे। तो ये कपड़ा ऐसी चीज है सर, आज फैशन से जुड़ चुका है, इंसान इसके ऊपर खर्चा करता है। कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा लाना चाहते हैं, खुद अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं भी है ना किसी तरीके की, तो भी कहीं ना कहीं दे लेने के लिए कम से कम साल के अंदर 10-20 हजार का कपड़ा, तो 10-20-25 पीस कपड़े तो आपको देने लेने के लिए भी चाहिए होते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर कहाँ फंसने की जरूरत है आपको, आप छोटे से शुरुआत करें। और फिर भी अगर आपका रुक जाता है तो इसमें रिटेल में मार्जिन इतना अच्छा है सर कि आप उस कपड़े को सेल करके निकाल सकते हो। कैसे? आप किसी भी स्टोर पे जाते हो तो आप देखते नहीं है कि भाई 15 अगस्त की सेल, 26 जनवरी की सेल, क्या बोलते हैं इसको, मानसून सेल, हर तरीके की सेल निकली रहती है। तो वो कोई घर से घाटा थोड़ी करता है, वो हर तरीके से अपने डेड स्टॉक को निकालता है सर। लेकिन हर कपड़े के बिकने का एक समय होता है, ये चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप कपड़ा लेके गए हैं और आपको 2 कस्टमर ने मना कर दिया, नहीं ये तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आपकी हिम्मत टूट गई, बोले अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फंस गया। तो ऐसा नहीं होता है, समय आता है कपड़ा बिकने का, 2 की पसंद नहीं हो सकती है, आने वाले और कस्टमर जो है आपकी कपड़ा पसंद करेंगे। लेकिन एक बड़े लेवल पे जब आप कहीं पहुंच जाते हो तो इस तरीके की दिक्कत अगर आपको आती है तो हम बैठे हुए हैं, हम आपको पूरी तरीके से उस कपड़े को बेचने में सपोर्ट करेंगे कि कैसे आप उस कपड़े को बेच सकते हैं। सर आपसे तो घबराने की जरूरत नहीं। हाँ सर, आपसे एक कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप मेंस वेयर बेचते हो अभी? हाँ जी बिल्कुल बेचते बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। हमारा एक ब्रांड है मेंस वेयर का, अफसर। अफसर? हाँ अफसर, ऑफिसर क्लास नहीं होती, अच्छा। उसको अफसर बोलते हैं। तो अफसर एक ब्रांड है, अभी हम फ्रेंचाइजी भी उस अफसर ब्रांड के नाम से लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे अभी हमने एक किड्स वियर का स्पेशल ब्रांड लॉन्च किया है, लिटिल विंग्स। लिटिल विंग्स? लिटिल विंग्स, ओके। लिटिल विंग्स। तो उसकी फ्रेंचाइजी भी हमने अभी सेल कर दी है। अभी लगभग 15 दिन पहले, कितना टाइम हुआ है, 15 डेज, हाँ 10-15 दिन ही हुए हैं अभी उसको लॉन्च किए हुए। तो अभी आईपीओ का क्या ख्याल है? आईपीओ बिल्कुल आने वाला है सर। ये क्या बोलते हैं, ये जो टेक्सटाइल, ये शेयर मार्केट का थोड़ा जो डाउनफॉल है ना अभी, वो कितने में आने हमारे वाला है? टैरिफ जो अच्छा। लगा दिया ट्रम्प साहब ने, अभी हम उनको ट्रम्प साहब नहीं बोलते हैं, तारीफ साहब बोलते हैं। इतने फेमस हो गए हैं तारीफ से, टैरिफ 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 सुन सुन के। पहले तो सनी देओल का एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन हमारे ट्रम्प साहब बोलते हैं टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी ये, तो उसकी वजह से शेयर बाजार डाउन है। तो आईपीओ में थोड़ा सा समय है,
क्योंकि समुद्री तूफान में नाव नहीं डालनी चाहिए, हाँ। डूबने का खतरा रहता है। मैं व्यापारी आदमी हूँ। अप्रोक्स कितने वाला आने वाला? 300 करोड़ की ओके। हमारा आईपीओ आएगा सर, वैल्यूएशन के हिसाब से। आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एंड थैंक यू लास्ट सर। में 6-8 महीने बाद अगर हम इसको लॉन्च करेंगे तो शायद वैल्यूएशन और ऊपर वाले की हाँ। दया से अच्छी हो जाएगी। थोड़े से हमारी टीम ने रैपिड फायर क्वेश्चन थोड़े से 4-5 है तो वो आपसे सुनना चाहते हो। फेवरेट फैब्रिक एफजे अजमेरा का कौन सा? रैपिड फायर जो बोलते हैं, एकदम उसमें फास्ट फास्ट जवाब देना होता है। नहीं, एक वर्ड में देना होता है। फास्ट अच्छा, एक वर्ड में अच्छा। जवाब देना होता है, बराबर है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फेवरेट फैब्रिक कौन सा है अजय अजमेरा जी का? अगर खुद यूज करने की बात करें तो पहनते हो साफ दिखता। कॉटन। फर्स्ट सेल मेमोरी, मतलब फर्स्ट कस्टमर के साथ जुड़ी हुई यादें। फर्स्ट कस्टमर मेरा अजमेरा फैशन की बात करें तो जो मैं ऐसे तो होलसेल तो बहुत सारे कस्टमर्स को बेचा है, पर जो मैंने वीडियो बना करके कपड़ा बेचना शुरू किया एक रिटेलर के लिए, तो लखनऊ के एक कस्टमर थे, वो मेरे पास आए थे और संडे को उन्होंने दुकान खुलवाई थी मेरे से। 1.25 लाख रुपए का कपड़ा लेके गए थे। समीर भाई उनका नाम था, मेरे को आज भी याद है। और संडे को मैंने शॉप खोल के 1.25 लाख रुपए का उनको कपड़ा बेचा था। वो मेरे को ये जो यूट्यूब से वीडियो से लोग बोलते हैं ना कि आपकी बातों से प्रेरित होकर हाँ। आए यहाँ पे, वो मुझे आज भी याद है, वो जिंदगी भर याद रहेंगे सर, हमेशा। वो आज भी जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक अचीवमेंट है, वैसे तो हमारे याद रखने लायक। हाँ, वैसे तो इसमें लिखा है हिडन टैलेंट, लेकिन अभी आपकी बात सुन के पता चल गया कि अजय अजमेरा का हिडन टैलेंट कौन सा है। सर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। ईश्वर वही बैठ के बोलता है, वही बुलवाता है, वही सुनता है, सब कुछ वही करता है। सर मैं स्पिरिचुअली धार्मिक आदमी हूँ, क्या बोलते हैं इसको, आध्यात्मिकता पे विश्वास करता हूँ सर। बहुत ऊपर वाले पे बहुत बड़ा विश्वास है। मेरी कोई औकात नहीं है सर कि मैं कुछ भी कर सकूं। जो करवाता है वो करवाता है। अगर मेरे हाथ से, मैं सबकी बात करता हूँ, हाँ। आपकी मेरी जो बैठे हैं यहाँ पे, किसी की औकात नहीं है कि ये एक रोम का बाल भी निकल जाए ना तो वापस लगा सके। तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं सर। जो करवाता है वो करवाता है। आज मैं जहां हूं, जो हूं, उसकी बदौलत हूं, उसी को समर्पित हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ वही करवाता है सर। कोई ऐसा एक इंसान या तो फिर बुक जो हर एक यंगस्टर को पढ़नी चाहिए, खासकर कॉलेज के युवाओं के साथ? इंसान की अगर बात करें तो मैं जो भी हूँ आज मेरे पापा की बदौलत हूँ। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ सर। और जब मैं सूरत आया था तो उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और दूसरी चीज उन्होंने एक मुझे सिखाई थी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, सब कुछ उन्हीं का सिखाया हुआ है। आज भी वो सिखाते रहते हैं मुझे। मैं शाम को जाके उनको आंकड़े बताता हूँ घर पे कि पापा आज इतनी सेल हुई है, पापा आज ये हुआ है, पापा आज ये हुआ है। रोज उनके साथ बैठता हूँ। और जो मेरा, गलत बोल रहा हूँ कि मेरा फ्लैट है, उन्हीं का फ्लैट है जिसमें मैं रहता हूँ, उनके साथ मैं रहता हूँ, ऐसा बोलूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं उनको बहुत मानता हूँ। और अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स रीडिंग मेरा शौक है, मैं पढ़ता हूँ। मेरा ऐसे तो मैं देखिए बचपन में जब पढ़ता था स्कूल में, हाँ। तब मेरे को वो उपन्यास आते थे, आपने देखे होंगे, मोटे मोटे उपन्यास, नोवेल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अगर आप बोलते हैं तो। सुरेंद्र मोहन पाठक का मैं नोवेल, बहुत जासूसी उपन्यास आते थे, वो मैं बहुत पढ़ता था। इसलिए ऐसा होता था कई बार तो एक उपन्यास में 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ते रहता था और उसको पूरा कर देता था। लेकिन फिर कुछ अच्छी बुक्स, ये पढ़ने की आदत वहीं से थी। अच्छी बुक्स जो वो भी अच्छी होती थी, स्टोरी रहती थी उसके अंदर। लेकिन अच्छी बुक जो आई मेरी जिंदगी के अंदर, पहली बुक 2011 के अंदर मैंने पढ़ी थी सीक्रेट, द सीक्रेट, आपने सुना होगा नाम। उसके बाद तो बहुत सारी बुक मैंने पढ़ी है, लेकिन पहली बुक वो थी और वो जरूर पढ़नी चाहिए। मैं मेरे बच्चों को ऑफिस के अंदर मैंने लाके रखी हुई है। अगर कोई बुक का शौकीन होता है तो मैं उसको वो गिफ्ट करता हूँ। अच्छा, आज भी हमारे पास एक बुक है आपके लिए। लेकिन थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में अजय जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ में आपके साथीदार राकेश जी का भी खास थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उसी के बदौलत आज आप हमारे साथ है। अरे नहीं सर, आपने इस लायक समझा मुझे कि मैं आपके पॉडकास्ट में आऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अजय जी के पॉडकास्ट से हमने काफी मिथ तोड़े, खास करके हम बात करें कि 1
रूफ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सारा मैन्युफैक्चरिंग करना खूब हम बोल सकते हैं कि हार्ड है। और आज अजय जी और उसकी कंपनी 200 से ज़्यादा वुमेन को खुद का बिजनेस दिया है। तो काफ़ी सारा इम्प्रेसिव इनपुट्स आज हमको मिला है। तो आज भी आप भी यही पॉडकास्ट देख के अजय जी के बारे में जानिएगा, उसके बिजनेस को देखिएगा और आप भी कुछ लाइफ में ऐसे ही बोले ना कि इथिक्स को बिना कॉम्प्रोमाइज करके बिल्कुल। आप जीवन में आगे बढ़िएगा। यही हमारा मोटो है। इसी तरह दूसरे और पर्सनालिटी के साथ मिलेंगे इसी पॉडकास्ट पे, यूवी टॉक्स पे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें। और अजय जी, कोई लास्ट संदेश है हमारी ऑडियंस के लिए? बस मैं थोड़ा इंग्लिश कम आती है, अगर कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो कि शायद ना हो बोलने लायक और भूल गया हो मुंह से, क्योंकि मुझे थोड़ा इंग्लिश भी कम आती है, गुजराती एक्सप्रेस करने में थोड़ा वो नहीं आता है। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूंगा यूथ के साथ, जैसा कि आपके साथ यूथ ज्यादा कनेक्ट है, तो एक रातों रात जो करोड़पति बनने वाला एक जो वो होता है ना, इंस्टेंट रिजल्ट, वो किसी भी काम में नहीं होता है। आप कोई भी काम करें, कपड़े का बिजनेस करें या कोई और बिजनेस करें या किसी भी तरीके का आपका इंटरेस्ट हो, नौकरी भी कोई खराब बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नौकरी मत करिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी की मानसिकता से नौकरी मत करिए। मालिक बन के वहां पे काम करिए। मालिक बनने का मतलब ये नहीं है कि मालिक की जैसे आप चेयर पे जाके बैठ जाएं। मालिक बनने का अर्थ है कि वहां के नुकसान में आपका नुकसान होना चाहिए। समय नहीं देखना चाहिए आपको कि 9 बजे शुरू हुई है, 9 बज गए हैं, अब मुझे निकल जाना है, या 7 बज गई है निकल जाना है। समय नहीं देखना है आपको, 100% आपका देना है। 100% नहीं, मैं कहता हूं आपको, आपका मालिक 50,000 देता है, ₹1,00,000 देता है या कुछ भी देता है ना, उससे 10% एक्स्ट्रा काम करके उनको दिखाइए, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ इंस्टेंट रिजल्ट का कभी भी उम्मीद मत कीजिए। किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को 999 दिन आपको देने पड़ेंगे, तो 1000वां दिन आपने शिद्दत के साथ, आपने पूरे पुरुषार्थ के साथ, आपने अगर 999 उसको दिए हैं डेज, तो 1000वां दिन आपका होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा तयशुदा वादा है आपसे, चाहे कोई भी बिजनेस के अंदर आप हो। खूब तो थैंक यू दर्शक मित्रों। थैंक यू सर, आभार आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।